का लास्ट सेक्शन हमें पढ़ना है और उसके बाद इंशाल्लाह आपका यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे और यूनिट 4 32 से स्टार्ट होता है, ठीक है। सेक्शन 31 छोटा सा सेक्शन है। मैंने आपको कल भी थोड़ी सी हिंट दी थी सेक्शन 31 के बारे में। मैंने आपको कहा था कि एडमिशन जो होता है वो कंक्लूसिव प्रूफ कभी भी नहीं होता, ठीक है, लेकिन एक इफेक्ट उसका है, वो ये है दैट इट हैज़ द इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल। वरना कभी भी एडमिशन जो होता है वो कभी भी कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है। किनका? जिन फैक्ट्स को एक इंसान एडमिट करता है। कंक्लूसिव प्रूफ मैंने आपको कहा था, कंक्लूसिव प्रूफ सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 3 में 3 चीज़ों को डिस्कस, बल्कि 4 चीज़ों को डिस्कस किया गया है, डिफाइन किया गया है। प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड एंड कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ ये होता है कि जब किसी चीज़ को कोर्ट के सामने प्रूव किया जाता है और कोर्ट कहता है कि इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए मुझे फर्दर एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। आपको समझ, इसलिए इसको कंक्लूसिव कहते हैं। कंक्लूसिव मीनिंग जो है उतना ही है, उसके अलावा। लेकिन चूंकि वो एडमिशन जो होते हैं वो कंक्लूसिव प्रूफ कभी भी नहीं होते हैं, बट दे मे ऑपरेट एज एस्टॉपल्स, ठीक है। एस्टॉपल सेक्शन 23 में मैंने आपको कहा था कि सेक्शन 23 में जो कंप्रोमाइजेबल इश्यूज होते हैं, कोर्ट हमेशा पार्टीज को इस चीज़ के लिए एनकरेज करता है कि वो अगर उस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए आपस में कोई सेटलमेंट करते हैं, कोई नेगोशिएशन करते हैं, और नेगोशिएशंस के दौरान वो किसी फैक्ट को एडमिट भी करते हैं, लेकिन उस एडमिशन को पार्टीज के खिलाफ एज एविडेंस पेश नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि पार्टीज लॉ का इंटेंशन ही है, लॉ की पॉलिसी ही ये है कि पार्टी जो है वो छोटे छोटे मसलों को आपस में ही सुलझाए तो बेहतर है। आपको समझ में आ गया? इसीलिए दैट मीन्स अगर इदरीस साहब और मैं, हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट है और लॉ हमें कहता है कि आप आपस में ही इसको कॉम्प्रोमाइज करो, आप ज्यूरिंग कॉम्प्रोमाइज, ज्यूरिंग सेटलमेंट, ज्यूरिंग नेगोशिएशन किसी फैक्ट को एडमिट करता है, मैं किसी फैक्ट को एडमिट करता हूं, सवाल ही पैदा नहीं होता है कि हम इस एडमिशन को एक दूसरे के खिलाफ एज एविडेंस यूज कर सकते हैं। आपको अगर हमने ऐसा किया तो हम पे क्या लगेगा? हम पे एस्टॉपल लगेगा, वी विल बी एस्टॉप्ड, ठीक है। ये सेक्शन 31 है। नाउ सेक्शन 32। सेक्शन 32 जो है इट इज अ प्रीटी लॉन्ग सेक्शन। आम तासुर ये होता है स्टूडेंट्स के बीच में कि सेक्शन 32 जो है इट ओनली डिस्कसेस अबाउट डाइंग डिक्लेरेशंस। डाइंग डिक्लेरेशन इज ओनली 1 क्लास इन सेक्शन 32। इसमें 6 क्लासेस हैं। सेक्शन 32 उन केसेस के साथ डील करता है जहां पे एक इंसान का स्टेटमेंट जो होता है वो रेलिवेंट होता है, लेकिन स्टेटमेंट देने वाला जो होता है या तो वो मर चुका होता है या किसी भी रीजन से इसकी अटेंडेंस कोर्ट में पेश नहीं की जा सकती। आपको समझ में आ गया? हाँ, अगर वो मर चुका है इट इज ओनली 1 रीजन बट इट इज नॉट द ओनली रीजन। आपको समझ में आ गया? मिसाल के तौर पर अगर कोई औरत है, शी इज ऑन अ मैटरनिटी लीव, यहां से कोर्ट में जो एविडेंस देनी है वो इसी को देनी है, बट हर प्रेजेंस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। हर प्रेजेंस कैन बी प्रोक्योर्ड बट एन अमाउंट ऑफ डिले। यहां से केस को निपटाने की जल्दी है, लेकिन जिसे पता है, जिसे फर्स्ट हैंड नॉलेज है फैक्ट्स की, वो कहां पे है? लीव पे है, मैटरनिटी लीव पे, ठीक है। तो उस सूरत में उस औरत ने अपनी नॉलेज जिसे ट्रांसमिट की है वही उसके बदले कोर्ट में एविडेंस दे सकती है। हर प्रेजेंस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड एट एन अमाउंट ऑफ डिले। या किसी इंसान की प्रेजेंस जो है दैट कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड एट एन अमाउंट ऑफ एक्सपेंस। मैंने आपको मिसाल दी थी, गवर्नर साहब को किसी फैक्ट के बारे में फर्स्ट हैंड नॉलेज है, बेस्ट एविडेंस ये है कि अगर यही आए तो वही बेहतर है। सेक्शन 60 में मैंने आपको कहा था, सेक्शन 60 में जब भी एक इंसान को कोर्ट में एविडेंस देनी होती है तो वो जिस बारे में एविडेंस देता है उसकी नॉलेज जो होनी चाहिए वो हमेशा डायरेक्ट होनी चाहिए, डायरेक्ट एविडेंस होनी चाहिए। डायरेक्ट एविडेंस मैंने आपको कहा था, डायरेक्ट एविडेंस जो होती है वो ये होती है कि जब किसी इंसान को किसी फैक्ट के बारे में पर्सनल नॉलेज हो या फर्स्ट हैंड नॉलेज हो, तो बेस्ट एविडेंस ये है कि वो कोर्ट में खुद आके कहे कि जैसा मैंने ऐसा देखा है। वो क्या होना चाहिए? ही मस्ट बी एन आई विटनेस भी कहते हैं हम उसे, या आई विटनेस भी कहते हैं और विटनेस ऑफ फैक्ट भी हम उसे कहते हैं, ठीक है। लेकिन इवेंट कुछ ऐसा होगा जिसे एक इंसान देख सकता है,
ठीक है। और अगर वो कोर्ट में खुद आके कहे कि जैसा मैंने ऐसा देखा है, ठीक है, उसकी एविडेंस जो है, चूंकि वो ऑरल एविडेंस दे रहा है, ऑरल एविडेंस क्या होनी चाहिए? डायरेक्ट होनी चाहिए। यहां पर डायरेक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन ये है कि फैक्ट कुछ ऐसा है जिसे एक इंसान देख ही नहीं सकता है बल्कि सुन सकता है, ठीक है। अब डायरेक्ट नॉलेज क्या है? डायरेक्ट एविडेंस क्या है? यहां पे डायरेक्ट एविडेंस है कि जैसा मैंने खुद जो हुआ है, जो इवेंट हुआ है, जो ट्रांजैक्शन हुई है, इसके बारे में मैंने खुद सुना है, ठीक है। ये दूसरी सिचुएशन। यहां पे भी वो डायरेक्ट एविडेंस ही मानेगी, क्योंकि ऑरल एविडेंस है, ऑरल एविडेंस इन ऑल केसेस मस्ट बी डायरेक्ट। ये दूसरी सिचुएशन। तीसरी सिचुएशन ये है कि इवेंट कुछ ऐसा हुआ है जिसको एक इंसान ना ही देख सकता है, ना ही सुन सकता है, ठीक है, बल्कि अपनी किसी सेंस से उसे परसीव कर सकता है, ठीक है। जो क्लासिकल एग्जांपल है मैंने आपको कही थी, ओलियम गैस लीकेज, ठीक है। ओलियम गैस लीकेज में जो फैक्ट इन इशू था वो ये था कि गैस लीकेज हुआ है या नहीं हुआ। अब गैस लीकेज को एक इंसान देख तो नहीं सकता, ना ही सुन सकता है, बल्कि परसीव कर सकता है अपनी स्मेलिंग सेंस से। तो यहां पे बेस्ट एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस क्या है? डायरेक्ट एविडेंस से है कि जैसा मैंने खुद अपनी सेंस से उसे परसीव किया। चौथी सिचुएशन ये है, इवेंट कुछ ऐसा है जिसे एक इंसान ना ही देख सकता है, ना ही सुन सकता है, ना ही किसी सेंस से परसीव कर सकता है, लेकिन जो इवेंट हुआ है उसके बारे में किसी इंसान ने अपना ओपिनियन होल्ड किया है, ठीक है। जो क्लासिकल एग्जांपल है आशा एंड नीलोफर केस की, मैंने आपको कही थी। आशा एंड नीलोफर में कोर्ट को ये देखना था वेदर आशा एंड नीलोफर हैव बीन रेप्ड एंड मर्डर्ड देयर आफ्टर। तो उसमें किसी डॉक्टर को, कुछ डॉक्टरों को अपॉइंट किया गया, असाइन किया गया उनको ये जॉब कि आप ये देख लो कि रेप हुआ था या नहीं हुआ था। अब जिस डॉक्टर को वहां पे असाइन किया गया था उसकी डायरेक्ट एविडेंस क्या है? वो कोर्ट में आके खुद कहे कि जैसा तमाम मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि रेप हुआ है या नहीं हुआ। दैट्स द डायरेक्ट एविडेंस। दैट मींस सेक्शन 60 का जो अहम पर्पस है वो ये है कि सेक्शन 60 एक्सक्लूड करता है हियर से एविडेंस को। हियर ऑरल एविडेंस में हियर से एविडेंस कभी भी नहीं चलती है, ठीक है। वहां पे जो ऑरल एविडेंस देता है उसे फैक्ट इन इशू के बारे में डायरेक्ट पर्सनल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, फर्स्ट हैंड नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन सेक्शन 32 एक ऐसा सेक्शन है which constitutes an exception to the principle of exclusion of hearsay evidence। आपको समझ में आ गया क्या कहता है सेक्शन 32? वो केसेस इन विच स्टेटमेंट्स ऑफ रिलेवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड, जो मर चुका है, और कैन नॉट बी फाउंड एटसेट्रा। एटसेट्रा जब आएगा तो इसमें खाली डाइंग डिक्लेरेशन नहीं आएगी बल्कि और बहुत सारी चीजें आएंगी जिसमें एक इंसान कोर्ट में एविडेंस दे ही नहीं सकता। या तो उसे फाउंड नहीं किया जा सकता है, या अगर पता होगा भी वो कहां है, बट हिज प्रेजेंस और हर प्रेजेंस कैन नॉट बी प्रोक्यूर्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ एट एन अमाउंट ऑफ एक्सपेंस और डिले, ठीक है। अब सेक्शन 32 जो है, अभी मैंने आपको कहा इट्स अ प्रीटी लॉन्ग सेक्शन। ये सेक्शन 32 जो है ये उन प्रोविजंस में शुमार होता है विच प्रोवाइड एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ हियरसे एविडेंस। अभी मैंने आपको कहा सेक्शन 60 जो है वो क्या करता है? एक्सक्लूड करता है किसको? हियरसे एविडेंस को, ठीक है। सेक्शन 60 कहता है, चूंकि सेक्शन 32 एक्सेप्शन है किसकी? सेक्शन 60 की। सेक्शन 60 का जो उसूल है, उसमें जो प्रिंसिपल है वो ये है that a person who has the first hand knowledge of the facts of a case, जब भी किसी इंसान को किसी केस के बारे में फर्स्ट हैंड नॉलेज होगी, पर्सनल नॉलेज होगी, लेकिन जहां पे बेस्ट एविडेंस ये है कि वो खुद कोर्ट में आके ये कहे कि मैंने क्या देखा, मैंने क्या सुना, मैंने क्या परसीव किया, मैंने किसी चीज के बारे में कौन सा ओपिनियन होल्ड किया, उसे खुद आना पड़ेगा क्योंकि पर्सनल नॉलेज उसी को है। लेकिन कुछ रीजन ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डेथ और डिसेबिलिटी ऑफ ए पर्सन, ये कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे एक इंसान कोर्ट में आ ही नहीं सकता है। तो सेक्शन 32 के अंडर उसके पास जो नॉलेज है वो ट्रांसमिट हो सकती है कोर्ट को, कोर्ट के सामने वो पेश की जा सकती है थ्रू सम अदर पर्सन, बिकॉज फॉर रीजंस which are mentioned under section 30
32 his presence cannot be procured in the court of law. ठीक है, दैट मीन्स अगर उसके पास जो नॉलेज है उसने वो किसी रजिस्टर में लिखी है या कहीं और पे लिखी है, पोर्ट्रेट पे लिखी है, या उसने जो इसको जो पता होता है फैक्ट इशू के बारे में उसने किसी और इंसान को बताया है। ठीक है, अब जिसको उसने बताया है, ठीक है, दैट अदर पर्सन मे अपीयर इन द कोर्ट ऑफ लॉ टू टेस्टिफाई ऑफ व्हाट ही वाज टोल्ड। उसको क्या बोला गया था वो कोर्ट में इसको ट्रांसमिट कर सकता है किसी और के बारे। वो और कौन है? या तो वो मर गया है या तो उसकी प्रेजेंस कोर्ट में प्रोक्योर नहीं की जा सकती है। आपको समझ में आ गया? अब इसका जो रीजन है दैट इज ऑब्वियस। इसका रीजन जो है वो आया है, मैंने आपको इससे पहले भी कहा था, लॉ का मंशा, लॉ की पॉलिसी हमेशा ये होती है दैट इन एवरी केस द बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन। ठीक है, द बेस्ट। अगर आपने कोई कंट्रैक्ट किया है, डॉक्यूमेंट पे उसको रिड्यूस किया है, व्हाट इज द बेस्ट एविडेंस? द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ द बेस्ट एविडेंस। या अगर किसी इंसान को किसी फैक्ट के बारे में पर्सनल नॉलेज है, बेस्ट एविडेंस ये है कि वो कोर्ट में खुद आके कहे कि मैंने क्या देखा, मैंने क्या सुना, मैंने क्या परसीव किया। ठीक है, लेकिन अगर अब वो इंसान किसी भी वजह से कोर्ट में नहीं आ सकता है तो उसकी नॉलेज, हिज नॉलेज कैन बी ट्रांसमिटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ बाय द पर्सन जिसको उस इंसान ने जो मर चुका है या जो कोर्ट में नहीं आ सकता, इसने उसे बोला, अब वो उसके बिहाफ पे कोर्ट में टेस्टिमनी दे सकता है, कोर्ट में एविडेंस दे सकता है। या अगर कोई डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट इज द बेस्ट एविडेंस, ठीक है, बट द डॉक्यूमेंट हैज बीन डिस्ट्रॉयड, डॉक्यूमेंट इज लॉस्ट। ठीक है, तो वहां पे बेस्ट एविडेंस क्या है? बेस्ट एविडेंस ये थी कि डॉक्यूमेंट को ही प्रोड्यूस किया जाए कोर्ट में, लेकिन यहां पे डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है किसी भी वजह से, either the document is lost or the document has been destroyed। तो यहां पे बेस्ट एविडेंस से है उस डॉक्यूमेंट की सेकेंडरी कॉपी उसको कोर्ट में प्रोड्यूस की जाए। आपको समझ में आ गया? लेकिन ये इन फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए पहले और एक चीज प्रूव करनी पड़ेगी, वो ये है कि डाइंग डिक्लेरेशन को कोर्ट में एडमिसिबल बनाने से पहले जो इंसान कोर्ट में डाइंग डिक्लेरेशन देना चाहता है किसी और के बारे, डाइंग डिक्लेरेशन आप समझ लिए, डाइंग डिक्लेरेशन मीन्स द डिक्लेरेशन ऑफ अ पर्सन एक्सप्लेनिंग द कॉज ऑफ हिज डेथ। जब एक इंसान मरने को तैयार होता है, ठीक है, तो वो अपनी कॉज ऑफ डेथ, कैसे हुई उसकी मौत, किसने मारा है, ठीक है, वो उसको किसी और इंसान को बताता है। इसको हम डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं, क्योंकि यहां पे एक इंसान अपनी डेथ, अपनी कॉज ऑफ डेथ को किसी और के सामने एक्सप्लेन करता है। आपको समझ में आ गया? अब आपने मुझे कहा कि मुझे किसने मारा, ठीक है, तो यहां पे डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिसिबल बनाने से पहले उस इंसान को जो किसी और के बदले डाइंग डिक्लेरेशन देना चाहता है, उससे पहले एक और चीज को कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। सेक्शन 104, प्रूफ ऑफ दीज फैक्ट्स विल हैव टू बी ऑफर्ड इन द फर्स्ट इंस्टेंस। अगर कोई इंसान डाइंग डिक्लेरेशन देना चाहता है कोर्ट में, तो पहले उसको उस इंसान की डेथ प्रूव करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। मेरी एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल कब बन जाएगी? जब पहले मैं कोर्ट में साबित करूंगा कि जैसा जिसके बदले में मैं कोर्ट में टेस्टिमनी दे रहा हूं वो मर चुका है। प्रूफ ऑफ दीज फैक्ट्स विल हैव टू बी offered in the first instance to make the evidence admissible or relevant। ठीक है, इसी तरह से मैं कोर्ट में किसी डॉक्यूमेंट की सेकेंडरी एविडेंस देना चाहता हूं। सेकेंडरी एविडेंस देने से पहले मुझे कोर्ट में क्या प्रूव करना पड़ेगा? दैट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैज बीन लॉस्ट और द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। सेक्शन 104। ठीक है, इसी तरह से डाइंग डिक्लेरेशन जो है इट इज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 32 क्लास 1। बट डाइंग डिक्लेरेशन एक वजह है, लेकिन खाली वजह नहीं है। इट इज ओनली वन रीजन। ठीक है, जहां पे एक इंसान जिसे किसी फैक्ट के बारे में उसी को पता है, उसे पता है कि मुझे किसने मारा, खाली उसको पता है। आपको समझ में आ गया? लेकिन वो कोर्ट में आ ही नहीं सकता है क्योंकि वो मरने को तैयार है। ही इज अबाउट टू डाई, ही इज ऑन अ डेथ बेड, और डेथ बेड पे वो किसी और को अपनी नॉलेज ट्रांसमिट करता है और वो इंसान कोर्ट में आके उसके बदले एविडेंस दे सकता है। इसी तरह से कोई इंसान इनकैपेसिटेटेड होता है, वो डिसेबल होता है, कोर्ट में आ ही नहीं सकता है।
ठीक है, मिसाल के तौर पर द पर्सन मस्ट मे बी टू ओल्ड और ही मे बी टू इल, इतना बीमार होगा कि वो कोर्ट में नहीं आ सकता। इसी वजह से अगर वो किसी और को बताए तो वहां पे वो इंसान इसके बदले एविडेंस दे सकता। हाँ, उसे पर्सनल नॉलेज नहीं है, फैक्ट्स के बारे में उसे पर्सनल नॉलेज, फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है। सेक्शन 60 की ये एक्सेप्शन है। सेक्शन 60 क्या कहता है? ऑरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस बी डायरेक्ट। यहाँ पे तो डायरेक्ट नहीं है, यहाँ पे क्या है? हियर से। यहाँ पे हियर से, आपको समझ में आ गया? इसी तरह से एक विटनेस जो है, ही इज टू फॉर अवे। जब एक इंसान इतना दूर होगा, दिलबर साहब को किसी फैक्ट के बारे में पता है, लेकिन दिलबर साहब जो है वेस्ट इंडीज गया है क्रिस गेल के पास, ठीक है। अब यहाँ पे इंसान जो है टू फॉर अवे, ठीक है। यहाँ पे कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है। अब कितना दूर एक विटनेस होना चाहिए, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। तक किलोमीटर आमुत दिन की कूत किलोमीटर गोस इंसान दूर आसन पत हेक बेस इंसान पन नॉलेज ट्रांसमिट कर, ठीक है। यहाँ पे रूल क्या है? इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट कि कितना एक विटनेस कितना दूर होना चाहिए जिसकी वजह से वो कोर्ट में अपनी प्रेजेंस को एश्योर नहीं कर सकता, ठीक है। गिराल्ड थॉमस कॉकमैन वर्सेस ओल्गा मायाटल कॉकमैन, इस केस में ये कहा गया है, ये इंग्लिश केस है, वहां पे ये कहा गया है कि एक विटनेस जो है वो कितना दूर होना चाहिए जिसकी वजह से वो कोर्ट में नहीं आ सकता है। इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट, ठीक है। इसी तरह से मैटरनिटी लीव किसी ने ली है, ठीक है, इसको भी कंसिडर किया जाता है कि यहां पे कोर्ट को डिसाइड करने के लिए अनरीजनेबल डिले हो सकता है, क्योंकि जिसे फैक्ट इशू के बारे में पता है, जिसे पर्सनल नॉलेज है, जिसे फर्स्ट हैंड नॉलेज है, शी इज ऑन अ मैटरनिटी लीव एंड व्हेन शी इज ऑन अ मैटरनिटी लीव हर प्रेजेंस कैन नॉट बी प्रॉपर्ड एट एन अमाउंट ऑफ डिले, ठीक है। अगर तेमिस पराडो तो केस को डिसाइड करने के लिए क्या हो सकता है? डिले हो सकता है। तो यहाँ पे इस चीज की इजाजत है कि वो वहां पे किसी को कहे कि फैक्ट इशू के बारे में, और जिसे वो कहे वो कोर्ट में आके उसके बदले एविडेंस दे, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डाइंग डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू कॉज ऑफ डेथ। डाइंग डिक्लेरेशन के बाद इस सेक्शन जो है क्लॉज बाय क्लॉज दिया गया है। उन सारे क्लॉज में ये कहा गया है कि उन सारी सिचुएशंस में ये अलाउड है, ये परमिशन है कि एक इंसान के पास अगर किसी फैक्ट इशू के बारे में पर्सनल नॉलेज ना भी होगी, लेकिन तब भी कोर्ट में उसकी एविडेंस एडमिसिबल है। क्यों है? बिकॉज जिसे फर्स्ट हैंड नॉलेज थी, जिसे पर्सनल नॉलेज थी, फर्स्ट हैंड नॉलेज थी, जो डायरेक्ट एविडेंस दे सकता था, वो कोर्ट में आ ही नहीं सकता, ठीक है। क्लॉज 1 डाइंग डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू कॉज ऑफ डेथ। डाइंग डिक्लेरेशन में एक इंसान जो स्टेटमेंट देता है दैट कैन बी प्रूव्ड व्हेन इट इज मेड बाय अ पर्सन एज टू द कॉज ऑफ हिज डेथ। जब मरते मरते एक इंसान कोई स्टेटमेंट देता है और उसका स्टेटमेंट जो होता है वो उस स्टेटमेंट में अपने मरने की वजह बताता है, ठीक है, या वो सारे सर्कमस्टेंसेस को बताता है जो उस ट्रांजैक्शन में हुई हो, जिस ट्रांजैक्शन से उसकी मौत वाक़ा हुई। आपको समझ में आ गया? मुझे किसने मारा, छुरा किसके हाथ में था, बंदूक किसके हाथ में था, आपको समझ में आ गया? या तो वो अपनी कॉज ऑफ डेथ को एक्सप्लेन करता है, या तो वो उन तमाम सर्कमस्टेंसेस को बताता है विच कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफेंस व्हिच रिजल्टेड इन हिज डेथ। आपको समझ में आ गया? फॉर एग्जांपल सुन फलान इंसान आव जिस बजे ओसुस बह यिथ कन बिहित पता आव छुर हेत पता ओस तमिस बंदूक। व्हाट आर दीज आर द सर्कमस्टेंसेस, these are the circumstances such a statement can be proved। इस स्टेटमेंट को कोर्ट में प्रूव किया जा सकता। किस स्टेटमेंट को? जब एक इंसान ने, जो स्टेटमेंट एक इंसान ने बताया हो, और स्टेटमेंट किसके रिलेटेड होना चाहिए? कॉज ऑफ हिज डेथ और एज टू एनी अदर सर्कमस्टेंसेस विच रिजल्टेड इन हिज डेथ। आपको समझ में आ गया? और ये स्टेटमेंट हर उस केस में रिलेवेंट होगा जहां पे कोर्ट में फैक्ट इन इशू जो होगा वो उसकी डेथ होनी चाहिए। अगर कोर्ट में जो फैक्ट इन इशू है वो उस इंसान की डेथ है, ठीक है, वो स्टेटमेंट रिलेवेंट माना जाएगा हर उस केस में, ठीक है, जहां पे उस इंसान की डेथ फैक्ट इन इशू में हो। आपको समझ में आ गया?
ठीक है। अब एक क्लॉज जो है, डाइंग डिक्लेरेशन आपको समझ में आ गया। डाइंग डिक्लेरेशन मीन्स द डिक्लेरेशन ऑफ ए पर्सन एक्सप्लेनिंग द कॉज ऑफ हिज डेथ। अब मरते मरते वो क्या दे रहा है? स्टेटमेंट दे रहा है। स्टेटमेंट में वो क्या एक्सप्लेन करता है? या तो वो अपनी कॉज ऑफ डेथ को एक्सप्लेन करता है, या तो वो उन सारे सर्कमस्टेंसेस को एक्सप्लेन करता है जिन सर्कमस्टेंसेस में, जिन हालातों में उसकी मौत वाक़ा हुई हो। अब मरते मरते जिसको उसने कहा है, ठीक है, वो कोर्ट में आता है। Although his evidence is not direct evidence, उसको किसने मारा है इसको तो नहीं पता, किसने उसको मारा है वो उसी को पता है जो स्टेटमेंट देता है। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स उसकी नॉलेज जो है, दैट इज नॉट द फर्स्ट हैंड नॉलेज, दैट इज नॉट द पर्सनल नॉलेज, दैट इज ए डिराइव्ड नॉलेज, दैट इज ए डिराइव्ड नॉलेज। तम से डिराइव कर मुझ निश, लेकिन यहां पे उसकी एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल मानी जाएगी। आपको समझ में आ गया? ठीक है, बिकॉज सेक्शन 32 इज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 60। ठीक है। अब एक क्लॉज जो है ये फर्दर बोलता है कि ये जरूरी नहीं है कि जो इंसान ये स्टेटमेंट देता है, स्टेटमेंट देने के टाइम पे वेदर ही वॉज और वॉज नॉट एट द टाइम व्हेन ही मेड द स्टेटमेंट, जिस वक्त उसने मरने से पहले स्टेटमेंट दिया, यह जरूरी नहीं है कि वो डेथ को एक्सपेक्ट कर रहा हो। यह जरूरी नहीं, क्योंकि यह भी हो सकता है कि ये डिक्लेरेशन दे लेकिन उसके बाद वो बच भी सकता है। आपको समझ में आ गया? यह जरूरी नहीं है दैट एट द टाइम ऑफ मेकिंग द स्टेटमेंट ही वाज एक्सपेक्टिंग द डेथ। इट इज नॉट नेसेसरी। आपको समझ में आ गया? लेकिन इंग्लिश लॉ में जरूरी है। इंग्लिश लॉ में यह है कि अगर कोई इंसान डाइंग डिक्लेरेशन देता है उसके बाद वो मरना ही चाहिए। आपको समझ में? हाँ, यहां पे अगर वो जिंदा रहता है तो यहां पे जिसको इसने मरने से पहले बोला है वो कोर्ट में एविडेंस नहीं दे सकता, क्योंकि डिक्लेरेशन देने वाला जो है वो बच गया है, वो सरवाइव कर चुका है। आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब एक क्लॉज जो है, एक्चुअली ये डाइंग डिक्लेरेशन की टर्म जो है ये इंडियन लॉ ने इनकॉर्पोरेट की है, बोरो की है इंग्लिश लॉ से। ठीक है, इसलिए यहां पे इंग्लिश लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब क्या है वो भी समझना जरूरी बनता है। आपको समझ में आ गया? ये रूल याद रहा। रूल ये है इंडियन लॉ में कि जब भी एक इंसान डाइंग डिक्लेरेशन देता है, इट इज नॉट नेसेसरी एट द टाइम ऑफ मेकिंग द स्टेटमेंट ही शुड बी एक्सपेक्टिंग हिज डेथ। ठीक है। इंग्लिश लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन वो स्टेटमेंट होता है एक इंसान का हु हैज डाइड। यहां पे फर्क है, हु हैज, लेकिन इंडियन लॉ में ये जरूरी नहीं है। इंडियन लॉ में ही शुड बी, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ही शुड बी एक्सपेक्टिंग हिज डेथ, क्योंकि डिक्लेरेशन के बाद वो इंसान सर्वाइव भी कर सकता है। लेकिन इंग्लिश लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन तभी मानी जाएगी जब एक इंसान स्टेटमेंट देता है हु हैज डाइड, एक्सप्लेनिंग द सर्कमस्टेंसेस ऑफ हिज डेथ, एक्सप्लेनिंग द सर्कमस्टेंसेस ऑफ हिज डेथ। मरने से पहले इसने जो स्टेटमेंट दिया है कि मुझे किसने मारा है, अपनी कॉज ऑफ डेथ को वो एक्सप्लेन करता है, या इसकी मौत जिन सर्कमस्टेंसेस में वाक़ा हुई है वो इन सर्कमस्टेंसेस को किसी और के सामने रखता है। इसी को हम वहां पे डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। ठीक है। लेकिन इंग्लिश लॉ में स्टेटमेंट तब रेलिवेंट माना जाता है व्हेन द चार्ज इज दैट ऑफ मर्डर, व्हेन द चार्ज इज दैट ऑफ मर्डर। जब एक इंसान पे चार्ज होगा किसका? मर्डर का, तभी ये स्टेटमेंट वहां पे रेलिवेंट माना जाता है। ठीक है। दूसरी चीज इंग्लिश लॉ में, ये वो पॉइंट्स है जिन पे इंग्लिश लॉ इंडियन लॉ से डिपार्ट कर रहा है। दूसरी चीज जिन पे इंग्लिश लॉ डाइंग डिक्लेरेशन के मुतालिक जो इंग्लिश लॉ इंडियन लॉ से अलहदा हो रहा है वो ये है कि ये एविडेंस कोर्ट में वहां पे तब एडमिसिबल मानी जाएगी, ये डिक्लेरेशन उस इंसान ने तब दी होनी चाहिए, कब? when it is made in extremity, when it is made in extremity। एक्सट्रीमिटी का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमिटी मीन्स जब एक इंसान के बचने के चांसेस उसको बिल्कुल भी नहीं लगते। एक्सट्रीम मीन्स उसकी हालत एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गई, अब बचने के चांसेस जो है वो खत्म हो रहे हैं। आपको समझ में आ गया? और जब एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमिटी हम तब कह सकते हैं कि जब एक इंसान उस पॉइंट पे होता है जब दुनिया की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी होती है और जो गलत करने की फॉल्सहुड की का जो मोटिव होता है, मकसद होता है गलत करने का,
that is silenced. When every hope of this world is gone, when every motive of falsehood is silenced, एक इंसान अगर पूरी जिंदगी झूठ बोले लेकिन मरने के टाइम पे बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो झूठ बोल सकता है। आपको समझ में आ गया? ठीक है। तो वहां पे उसको अंदर से उसका ज़मीर जो है, उसका कॉन्शियस जो है, वो उसे इंड्यूस करता है, वो उसे मजबूर करता है किस चीज के लिए? सच्चाई बोलने। आपको समझ में आ गया? इसीलिए इस डाइंग डिक्लेरेशन को रेलेवेंट बनाया गया है कि एम इंसानन मरान मुनमुत आसे क्या पॉसिबिलिटी है, देयर इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, पॉसिबिलिटी नहीं है बल्कि प्रोबेबिलिटी है। हाँ, कहाँ शूता शैतान सो तम साथ आप देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और ये प्रिंसिपल जो है, ये डिक्लेरेशन जो है, ये एक इंसान तब देना चाहिए when the maker of the statement is under the hopeless expectation of death। ठीक है, हाँ, उसके बाद वो बच सकता है, लेकिन जिस वक्त वो स्टेटमेंट देता है उस वक्त उसके पास कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि मैं बच सकता हूं। ठीक है, he must feel at the time that he has no chance to live, वन्य हैक्टन में बचे। ठीक है, तीसरी चीज डाइंग डिक्लेरेशन के लिए जो जरूरी है वो ये है कि ये डिसीज्ड जो है, स्टेटमेंट देने के बाद मर ही जाता है ना, सर्वाइव भी कर सकता है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये उस इंसान की एविडेंस से भी एडमिसिबल मानी जाएगी व्हेन ही विल फर्स्ट, उसे सबसे पहले एट द फर्स्ट इंस्टेंस उसे क्या प्रूव करना पड़ेगा? उसकी डेथ। ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट तब रेलेवेंट माना जाता है व्हेन द डिसीज्ड हैव कंप्लीटेड द स्टेटमेंट। ये पन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट आसे कंप्लीट कोरमुत, तम जरा से अड़हन वोनमस पता से मुदमुत, तो उस सूरत में वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं बन जाती। आपको समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल तम आस मुनमुत मरान बोमोरुस इद्रीस अहमद अचित मूद मीर छा बट छा लोन छा क्या छा, ये वो इद्रीस साहब छे केसी आपस में 50, अब किस इद्रीस साहब को पकड़ेंगे? दैट मीन्स यहाँ पे उसका स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा। दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। ठीक है, एक इंग्लिश केस है वॉह वर्सेस आर। इसमें जो डिसीजर था, ही वाज द विक्टिम ऑफ शूटिंग, मिसेस गूल अहमद। ठीक है, अब उसने पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने से पहले वो कोमा में चला गया और कोमा से उसने कभी भी रिकवर नहीं किया। ठीक है, पुलिस के सामने इसने जो स्टेटमेंट दिया, ठीक है, स्टेटमेंट को कंप्लीट करने से पहले ये कोमा में चला गया। ठीक है, और कोमा से इसने कभी भी रिकवर नहीं किया, तो कोर्ट ने कहा कि इसको हम डाइंग डिक्लेरेशन नहीं मान सकते हैं। ये इंसान अहन बदली डाइंग डिक्लेरेशन ऐसे नहीं दी, तो उसको कहा गया दैट you are not competent, your statement, your dying declaration is not an admissible evidence in the court of law, because उसने जो आपके सामने कहा था उसने अपने स्टेटमेंट को कंप्लीट किया ही नहीं। आपको समझ में आ गया? ये डाइंग डिक्लेरेशन जो है ये बिल्कुल इनएडमिसिबल मानी जाएगी, बिकॉज ये डाइंग डिक्लेरेशन जो है ऑन द फेस ऑफ इट, ये स्टेटमेंट क्या है? इनकम्प्लीट है। आपको समझ में आ गया? और कोई भी नहीं कह सकता है कि ये डिसीजड जो है ये इसके आगे क्या कहने वाला था, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता। आपको समझ में आ गया? अब अगर इसको डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, इट विल बी ए सीरियस एरर, इट विल बी ए सीरियस एरर, क्योंकि डिक्लेरेशन देने वाले ने अपने डिक्लेरेशन, अपना स्टेटमेंट कंप्लीट किया ही नहीं था। आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब डाइंग डिक्लेरेशन इंडियन लॉ में हम देखेंगे। डाइंग डिक्लेरेशन अंडर क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 32। और दूसरी बात, ये डाइंग डिक्लेरेशन जो है इट मे बी मेड थ्रू साइंस एज वेल। ठीक है, जब एक इंजर्ड पर्सन जो मरने को तैयार होता है, व्हेन ही इज अनेबल टू स्पीक, जब वो बोल नहीं सकता है, तो उस सूरत में वो जो डिक्लेरेशन देगा वो गेस्चर्स के थ्रू। बट द थिंग इज दैट द गेस्चर्स, द साइन शुड बी इंटेलिजिबल, दे शुड बी अंडरस्टैंडेबल। आपको समझ में आ गया? ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन अंडर क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 32। डाइंग डिक्लेरेशन की डेफिनेशन वही है जो मैंने आपको कही। डाइंग डिक्लेरेशन, दैट डिक्लेरेशन ऑफ ए पर्सन एक्सप्लेनिंग द कॉज ऑफ हिज डेथ। ठीक है, एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन मीन्स ब्रोठी वानू, एंटिसिपेशन ऑफ डेथ इज नॉट नेसेसरी। एक इंसान अपनी डेथ को एंटिसिपेट कर रहा है, ये जरूरी नहीं है।
एंटिसिपेशन ऑफ डेथ इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, अभी मैंने आपको कहा ये वो पॉइंट है इंडियन लॉ का जहां पे इंडियन लॉ इंग्लिश लॉ से डिपार्ट कर रहा है। ठीक है, इंग्लिश लॉ में क्या है? इट इज नॉट नेसेसरी दैट द डिक्लेरेंट शुड बी अंडर एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ। ये इंडियन लॉ, सॉरी, ये इंडियन लॉ की पोजीशन है। ये जरूरी नहीं है कि एक स्टेटमेंट देने वाला, डिक्लेरेशन देने वाला अपनी डेथ को एंटिसिपेट कर रहा हो, लेकिन इंग्लिश लॉ में क्या है? A person must be expecting his death, but Indian law it is not necessary. A person may be anticipating his death or may not be anticipating his death. आपको समझ में आ गया? And this is the point where the Indian law makes the departure from English law. ठीक है, शरद बिरदीचंद सरदार वर्सेस महाराष्ट्र, मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, दोनों केसेस में ये कहा गया where a statement was made where the injured was making good recovery. इन दोनों केसेस में डिक्लेरेशन देने वाले ने डिक्लेरेशन उस वक्त दे दी। डिक्लेरेशन वाले ने स्टेटमेंट उस वक्त दिया था जब वो रिकवर कर रहा था, और जब पेशेंट वन डॉक्टर वो वन वापस अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो तमिस गलत करने आसार बे गसान दुनिया में। तो वो कहता है ओतन तान वह कर गलत जहन माने डॉक्टर अमिस वन वन रिकवर करान वो दपान सह वह कर बे गलत। ठीक है, इन दोनों केसेस में ये हेल्ड किया गया, उन दोनों केसेस में इंजर्ड ने उस वक्त स्टेटमेंट दिया, उस वक्त डिक्लेरेशन दी व्हेन ही वाज रिकवरिंग, व्हेन ही वाज मेकिंग गुड रिकवरी। ठीक है, स्टिल इट वाज, और उसके बाद वो मर गया। रिकवर किया उसने लेकिन फिर भी वो मर गया। आपको समझ में आ गया? ठीक है, कोर्ट ने कहा इट अमाउंट्स टू अ डाइंग डिक्लेरेशन, इट अमाउंट्स टू अ डाइंग डिक्लेरेशन। क्योंकि मैंने भी आपको कहा इंडियन लॉ में क्या पोजीशन है? इंडियन लॉ में ये पोजीशन है दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट व्हेन अ पर्सन मेक्स अ डिक्लेरेशन इट इज नॉट नेसेसरी दैट ही मस्ट बी एंटिसिपेटिंग हिज डेथ। यहां पे वो डेथ को एंटिसिपेट कर रहा था? नहीं, ही वाज नॉट एंटिसिपेटिंग हिज डेथ बिकॉज ही वाज रिकवरिंग। आपको समझ में आ गया? और अगर डिक्लेरेंट इनफैक्ट मर चुका है, अगर डिक्लेरेंट जो है ही हैज इनफैक्ट डाइड, और उसका स्टेटमेंट जो है इट विल बी रेलिवेंट इवन इफ नो कॉज ऑफ डेथ हैज अराइजन, इवन इफ नो कॉज ऑफ डेथ हैज अराइज। मैं आपको एक केस बताऊंगा, बेगरत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। अगर डिक्लेरेंट जो है वो इनफैक्ट मर चुका है, उसका स्टेटमेंट रिलेवेंट माना जाएगा अगरचे उसकी मौत उस वजह से नहीं हुई है जिस वजह से होनी चाहिए थी। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको फायर लगाता हूं, ठीक है, कोर्ट में हॉस्पिटल में आप फायर की वजह से मर ही नहीं रहे हो, आप मर रहे हो क्योंकि आपके पास कुछ और कॉम्प्लिकेशंस थी, तुम तो कैंसर से थी, मैंने जो आपके साथ किया था आपकी वजह से मर ही नहीं। बेगरत सिंह में ऐसा हुआ था। बेगरत सिंह में एक इंसान ने स्टेटमेंट दिया एज टू द गन शॉट इंजरी, उसे गन शॉट इंजरी आई थी, तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी मुतलिक ये गन शॉट इंजरी कितने आए में। ठीक है, अल्टीमेटली वो मर चुका, लेकिन मर वो किस चीज से गया? इस गन इंजरी से नहीं, बिकॉज ही हैड सम अदर कॉम्प्लिकेशंस। आपको समझ में आ गया? सुमुद ने एम वजह से सुमुद अस्पताल में बाकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्टेटमेंट जो है द सुप्रीम कोर्ट रिगार्ड द स्टेटमेंट एज डाइंग डिक्लेरेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भी डाइंग डिक्लेरेशन है। आपको समझ में आ गया? ठीक है, क्यों? सुप्रीम कोर्ट रिगार्डेड द स्टेटमेंट एज डाइंग डिक्लेरेशन दो द डेथ वाज नॉट कॉज्ड एक्सक्लूसिवली बिकॉज ऑफ दैट इंजरी। इसकी जो मौत हुई है वो एक्सक्लूसिवली मीन्स खाली तमसे गन शॉट की वजह से जो इंजरी उसे पहुंची थी वो खाली उस चीज की वजह से नहीं मरा, वो मरा बिकॉज ही हैड सम अदर कंपनी, बट स्टिल सुप्रीम कोर्ट रिगार्डेड इट एज डाइंग डिक्लेरेशन। आपको समझ में आ गया? क्योंकि हम साथ डाइंग डिक्लेरेशन दिस तम क्या वो तम साथ बट मोर्स। आपको समझ में आ गया? तो कोर्ट ये देखता है कि एक वो डाइंग डिक्लेरेशन देने वाला जो है बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो झूठ नहीं बोल सकता। आपको समझ में आ गया? तो वहां पे उसने जो कहा था ये प्रिज्यूम किया जाता है वो सच बोल रहा, ऑल्दो अगरचे वो एक्सक्लूसिवली उसी चीज से ना भी मरे, तब भी अगरचे उसकी मौत बाकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हो, ठीक है, वो बाकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मर गया है, लेकिन
डाइंग डिक्लेरेशन तो वो देता है, वो कहता है कि मुझे किसने मारा, तब भी उस सिचुएशन में उसे क्या माना जाएगा? डाइंग डिक्लेरेशन ही माना जाएगा।